सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि नमो नमः। आइए, आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, जहां पर प्रायः संदेह रहता है संस्कृत के छात्रों को। वह विषय आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि हमें समास का निर्णय कैसे करना चाहिए पदों को देख करके। तो इस विषय में आज हमारा यह वीडियो है, इसे पूरा ध्यान से श्रवण करें। मेरा ऐसा विश्वास है, जो छात्र संस्कृत साहित्य में गद्य पद्य को देख करके सहसा समास को पहचान नहीं पाते हैं, उनको ये पहचानना सरल हो जाएगा। यह वीडियो उनके लिए बहुत मदद करेगा। इसमें हम आपको अब बताते हैं समास की पहचान कैसे करें, आप कैसे पहचाने कि यहाँ पर यह समास है। तो सबसे पहला कार्य यही है कि समास युक्तम पदम दृष्ट्वा आदौ अर्थानुसंधानम कृत्वा विग्रह वाक्यम वक्तव्य। सबसे पहले तो समास युक्त पद को देख करके अर्थानुसंधान करे। अर्थानुसंधान में वह विशेष्य की मदद लेवे, अर्थात विशेष्य पद क्या है इसका चिंतन करे, या फिर वह प्रकरण आदि के द्वारा अर्थ का निश्चय करे। तब ये पहला स्टेप होगा। अर्थात सबसे पहले जिन दो पदों को देख रहा है या दो से अधिक पदों को देख रहा है, तो वहां पर अध्येता को सबसे पहले ये निश्चय कर लेना है कि यहाँ पर क्या समास है। इसे कहते हैं समासानुसंधान। और इसमें समास है, इसके पहले क्या अनुसंधान करना है? अर्थानुसंधान। तो अर्थ का अनुसंधान करें। अर्थ को जब पक्का कर ले कि नहीं यह अर्थ है, तब थोड़ा आगे बढ़े। ततः तस्मिन विग्रह वाक्य, मतलब अर्थानुसंधान करके तो विग्रह करना है, फिर तस्मिन विग्रह वाक्य समास विधायकम सूत्रम अन्वेष्टव्यम। उस समास विधायक, उस विग्रह में फिर यहाँ समास किस सूत्र के द्वारा हुआ है, क्या उस सूत्र की शर्तें घट रही हैं यहाँ पर? वो सूत्र पूर्व में अथवा पर में जिन पदों को कहता है, वो वैसा यहाँ पर माहौल बन रहा है या नहीं, इसको देखे। इसको देखे। और एक चीज और यहाँ पर साइलेंट समझ ले कि यदि जैसे अव्ययी भाव समास हुआ तो समस्त पद अव्यय होगा, तो उसका ध्यान रखे। वो नपुंसक लिंग में होगा या वहां विभक्ति नहीं होगी तो अव्ययी भाव समझे। बहुब्री में भी अन्य पदार्थ यदि नपुंसक लिंग होता है तो वहां उसको भी ध्यान में रखे, तब विशेष्य पद को क्या है। और तत्पुरुष में भी जो तमाम बताए कि द्वितीयांत का श्रतातीत प्रत्यगतात्यस्त प्राप्तापन्न के साथ में समास है, तो द्वितीया समझे। और भी कुछ नियम हमने द्वितीया तत्पुरुष को पढ़ाते वक्त बताए। तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन और कर्तीकरणे कृता बहुलम से। जहां इन सूत्रों के विषय को देखो, वहां तृतीया समास को समझो। ऐसे सूत्रों के द्वारा भी अनुसंधान करे समास का। षष्ठी समास तो प्रायः बहुत जगह होता है, उसका तो अनुसंधान सरल है। पंचमी को भी देख करके पंचमी भई न, तो वहां पर निश्चय करे किस तरीके से यहाँ पर ये हो सकता है। कर्मधारय योग्य पदों को देख करके उनका निश्चय करे कि यहाँ ये हो सकता है। तो अर्थानुसंधान करके विग्रह वाक्य बनावे।
विग्रह वाक्य के अनंतर समास विधायक सूत्र जरूर देख ले कि यहाँ किस सूत्र के द्वारा समास हो रहा है, हाँ ठीक घटित हो रहा है, ये सब विचार करें। ततः समास निश्चेतव्य, तब अंत में समास का निश्चय करे कि नहीं यही समास होगा, है उसको आप नाम दे लें कि नहीं यह समास होगा। इसी सब चीज को यहाँ पर लिख भी दिया गया है उदाहरण के सहित। यथा लोकनाथ इति समस्तम पदम। प्रकाश जी सुनिएगा, ये बड़ा जोरदार है ये किस्सा। तो यथा लोकनाथ इति समस्तम पदम, अस्य अर्थः, इसका अर्थ होगा लोकस्य नाथ। देखो मैंने सबसे पहले यहाँ क्या कहा उसको ध्यान दें। समास युक्तम पदम दृष्ट्वा, हमने समास युक्त पद देखा लोकनाथ। हमें फिर अर्थानुसंधान करना है। लोकनाथ मतलब लोक का नाथ, ऐसा संभव है अर्थ है। तो विग्रह वाक्यम वक्तव्यम, विग्रह वाक्य कह ले अर्थात लोकस्य नाथ, ये विग्रह वाक्य आपने कह लिया तो इसका अर्थ हो गया लोकस्य नाथ। ऐसा करने से अर्थ निकला राजा। तो एक तो इस तरीके से आप देख सकते हो अर्थानुसंधान। अच्छा, कोई इस तरीके का भी अर्थानुसंधान कर सकता है कि लोकः नाथः इत्युक्ते पालकः यस्य सः, यानी कि लोकनाथ का मतलब ये होगा संसार है, लोक है, नाथ अर्थात पालने वाला जिसका, तो वह भी क्या कहलाएगा लोकनाथ। अर्थात वो कौन हो जाएगा भिक्षुक, क्योंकि संसार है पालने वाला जिसका, जिसको संसार पालता है वो है भिक्षुक, निर्धन पुरुषा। तो अर्थानुसंधान कर लिया आपने, इन दो तरीके से आपको यहाँ अर्थानुसंधान लग रहा है। तो फिर क्या होगा, दोनों तरीके के समास हो सकते हैं। तो तब क्या करे, विग्रह वाक्य समास विधायकम सूत्रम अन्वेष्टव्यम, फिर विग्रह वाक्य करना है अर्थात अलौकिक विग्रह वाक्य लोकंगसनाथसु। इसमें फिर समास विधायक सूत्र आपने अनुसंधान किया कि नहीं यहाँ षष्ठी सूत्र द्वारा षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। ये समास का अनुसंधान रहा, ठीक है। और ये आपका आपने सूत्र भी बता दिया ये। और जब बहुब्रीही करते हैं उस पक्ष में, ये दूसरा वाला लोकः नाथ पालक यस्य, यहाँ पर तब लोक सु नाथ सु अनेक मन्य पदार्थ सूत्र के द्वारा ये बहुब्रीही समास हुआ। अन्य पदार्थ है यहाँ पर भिक्षुक, जो लोक और नाथ इन दोनों, ये दोनों पद जिसकी तरफ संकेत कर रहे हैं। लोकः नाथ यस्य स लोकनाथ। तो ये यहाँ पर दोनों समास संगत हो सकते हैं। तो जब आप करते हैं, अब आपने समास निश्चय कर लेना है कि लोकस्य नाथ ये कहा तो षष्ठी तत्पुरुष का निश्चय करें, और लोकनाथ यस्य साहब ऐसा कहा तब आप इस विग्रह वाक्य के द्वारा बहुब्रीही का निश्चय करेंगे। तो मित्रों इस तरीके से दोनों समास यहाँ पर संभव हैं। तो मैं सबसे पहले जो महत्वपूर्ण चीज है समास में कि सबसे पहले आप उसका अर्थ कर लें, एक पद का दूसरे पद के साथ में अर्थ समझें कि क्या है। और वैसे तो आपको सबसे पहले शब्द समझना चाहिए, शब्द का अर्थ, फिर दो पदों का अर्थ। जैसे आपको किसी शब्द का ज्ञान ना होगा कि जिसका जिसके साथ समास विधान कर रहे हैं, तब भी दिक्कत होगी। अतः फर्स्ट स्टेप तो यही है कि आप उस शब्द को समझें, या कौन कौन से पद जुड़े हैं आपको उनकी जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि जब पद जुड़े के पहचानोगे तो पद के अर्थ को पहले पहचानिए, फिर पद को पहचान करके पद का अर्थ पहचानोगे तो दो या तीन पदों का मिल करके भी अर्थ पहचानने लग जाएंगे। तो अर्थ पहचान तो आप कर लेना जो है कोशादी के द्वारा। तो इस तरीके से समास में हमेशा सबसे पहले अर्थ देखा जाता है। आप जब भी समास करने चले अर्थ पर ध्यान दें कि अच्छा ये इसका क्या बन रहा है, ये पद का उसके साथ कैसे हो रहा है, इसको माइंड में सबसे पहले सोचें तो निश्चय ही आप अर्थ समास करने लग जाएंगे, ठीक है।
ऐसा इस पद्य के बारे में ये पद्य इसको उद्धृत कर रहा है, इस पूरे पंक्तियों को ऊपर, जिस पे लोकनाथ की बात आई है। तो एक निर्धन जो है राजा से कह रहा था कि हम च त्वं च राजेंद्र लोकनाथा भुभावपि। एक निर्धन पुरुष राजा के सामने जाकर के कह रहा है कि हम च त्वं च राजेंद्र, हे राजेंद्र, मैं और तुम उभावपि लोकनाथ, हम दोनों ही लोकनाथ हैं। तो राजा को समझ में नहीं आया कहना क्या चाहता है। तो आगे और स्पष्ट तरीके से उसने कहा कि बहुब्रीहिरहं राजन षष्ठी तत्पुरुषो भवान। अर्थात बहुब्रीहि तो मैं हूं, अर्थात जब लोकनाथा में आप बहुब्रीहि कर देंगे, क्योंकि बहुब्रीहि अर्थ में, बहुब्रीहि पक्ष में इसका अर्थ होगा भिक्षुक। तो बहुब्रीहि अहम राजन, बहुब्रीहि पक्ष में तो मैं लोकनाथ हूं, और षष्ठी तत्पुरुषो भवान। और जब षष्ठी तत्पुरुष करते हैं वहां पर लोकस्य नाथ लोकनाथ, तब राजा अर्थ होता है। तो षष्ठी तत्पुरुष जब है तो भैया आप लोकनाथ। ऐसे ऐसे पद्य संस्कृत साहित्य में बहुत प्रसिद्ध हैं। इसीलिए अर्थ को देख करके समास निर्णय करना चाहिए। जैसे पीताम्बरः कई बार पूछा जाता है, मैं आपको प्रकाश जी बताऊं, पीताम्बरः ये बहुत ही प्रसिद्ध है और पूछा भी जाता है। यदि आप यहाँ बहुब्रीहि करते हैं और कर्मधारय भी कर सकते हैं तो अंतर क्या पड़ता है। देखो, पीताम्बरः का मतलब एक तो ऐसे है कि पीतम अंबरम यस्य सः है, इस प्रकार से मैंने विग्रह पहले भी किया है इसका। तो पीला है ना, पीतम अंबरम यस्य सः, पीले कपड़े हैं यस्य सः यानी जिसके, वो पीताम्बरः। अन्य पदार्थ क्या है, हरि ही है अन्य पदार्थ, जो कि पुल्लिंग है। अतः समस्त पद जो है ये पुल्लिंग में प्रयोग हुआ इसके अनुसार। तब तो बहुब्रीहि समझना, तब इसका अर्थ है हरि ही, इसको कहेगा ये। और जब आपने यदि ऐसा कर लिया, ठीक है, कि पीतस ऐसे कर लिया पीताम्बरः का, ठीक है, तो ऐसे कर लीजिए आप यहां पर के पीतः पीतश्चासौ अंबरश्च, ऐसा कर लिया, तो तब जो है ये पीताम्बरः बन जाएगा। तब ये तत्पुरुष हो, तब यहाँ पर जो है कर्मधारय हो जाएगा। अंबर शब्द का लिंग देख लेना चाहिए, अंबरः अंबरम, इस प्रकार से होता है ये। जब तो अंबरम करेंगे तब रहेगा। हाँ हाँ, पीतम अंबरम, जब अंबरम करेंगे तो तब डायरेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो कर्मधारय हो जाएगा, है ना। पर यदि ऐसा देखा परंपरा जाए, किया। यदि अन्य पदार्थ यहाँ पर या बौबरी में भी ध्यान दें, क्योंकि अंबर शब्द पुल्लिंग है, हमें यही लगा जो है वो, तो अंबरम शब्द नपुंसक लिंग है, तो पीतम है, पीतम च अंबरं च इति पीताम पीताम्बर, ये करोगे आप, पीतम च ततंबरम च इति पीताम्बरम, ये कर्म धारय हो जाएगा। तो यदि यहाँ बहुब्रीहि पक्ष में भी देखिए, ये तो हमने पुल्लिंग वाला किया, यदि बहुब्रीहि पक्ष में भी यदि यदि यहाँ पर कुलम हुआ विशेष्य के रूप में, तो तब ये भी पीताम्बरम ही बनेगा यहाँ, क्योंकि बहुब्रीहि में जैसा अन्य पदार्थ होता है वैसा ही लिंग समस्त पद का होता है। तब यहां भी पीताम्बरम हो गया और उधर कर्मधारय में भी पीताम्बरम होगा, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग होगा। यहाँ पीताम्बरम ये कुलम, कुलम इस अर्थ को कहेगा, और वहां पर पीले कपड़े को कहेगा केवल, ठीक है, ये अर्थ में अंतर आएगा। तो जब भी समास करना है ये विचार करना है कि यहाँ पर क्या अर्थ है। इसलिए सहसा कहना कि यहाँ पर ये समास होगा ये नहीं होगा,
ये एकदम ये होता है, और हम डंडा ठोक के भी नहीं कह सकते, क्योंकि जैसे अर्थ की विवक्षा कदाचित वो करेगा, और उस प्रकार के अर्थ यदि अर्थों में यदि शिष्टों ने समास किए हैं तो वैसा समास करना पड़ता है वहां पर। समास के लिए यही नहीं कि इदमित्तम के नहीं है, हाँ यही है तो यही होगा। जैसे पीताम्बरम की स्थिति बता दी आपको, है लोकनाथा की स्थिति बता दी, ऐसे और बहुत सारे शब्द हैं जहां पर निर्णय करना पड़ता है कि क्या है। और सबसे ज्यादा बारीक निर्णय तो आपको करना पड़ेगा कि नए तत्पुरुष कहाँ है और नए वाला बहुब्रीही कहाँ है, वहां पर निर्णय बारीकी से किया जाता है। प्रादि समास तत्पुरुष में भी है, कुगति प्रादेय में इधर, और प्रादि और जो है आपके प्रादि समास जो है बहुब्रीही में भी है। प्रादिव्यो धातु जैसे वाच्यो वाच उत्तर पद लोप है यहाँ पर। तो कब जो है किस अर्थ की विवक्षा में तो हमें प्रादियों में तत्पुरुष समास करना है, किस अर्थ की विवक्षा में हमें प्रादियों में बहुब्रीही समास करना है, ये मित्रों सब अर्थ को देख करके ही समास किया जाता है। अतः सबसे पहले अर्थानुसंधान करना है, विग्रह वाक्य रचना है, तद विधायक उस तरीके से कोई सूत्र है तो वैसे रखना है, तब ये विचार करके समास करना चाहिए। यह प्रथम रीति है समास करने की। आपको ऐसे समासों के इस तरीके के अभ्यास के लिए हमने कुछ यहाँ पर लिया हुआ है, उससे पहले आप देखें और उस तरीके से समास निश्चय करें। मैं आपको दूसरा एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूं, जिसके माध्यम से अब आप निश्चय करें कि कैसे कैसे कहाँ क्या ये समास करने। जैसे हम सबसे पहले इस प्रश्नमाला को देख लेते हैं। यह एक बड़ी प्रश्नमाला है जिसमें लगभग 30-40 प्रश्न है। हमने कुछ 5 प्रश्न केवल इसके लिए हैं, बाकी यदि आपको अभ्यास करना हो तो ग्रुप में भेज दें। तो यहाँ पर गौर करें समास कैसे करना है। जैसे मदालसा, देखो अब मैं आपको सिखाता हूं ये सब विद्या, समास की विद्या, कि मदालसा इसका अर्थ क्या होगा पहले हिंदी में बताइए प्रकाश जी। मदालसा मदालस हिंदी में अर्थ बताइए क्या होगा। मदालसा यानी कि आलस मद से, आलस 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 से हाँ मदमस्त। हाँ वही नहीं, मद से अलसा मतलब वो मद से आलस्य युक्त, यही होगा ना अर्थ। हाँ क्यों जी जी। मतलब एक सोचना है, देखो अर्थ आप आपको समास करना बता रहे हैं। मद से आलस्य युक्त यही तो होगा ना, क्योंकि मद से आलस्य युक्त है वो। अच्छा है जी ये कोई स्त्रीलिंग में, तो मदालसा उसे कहा जा रहा है। तो अब आप यहाँ निश्चय कर लीजिए कि ये तृतीया कहाँ पंचमी। है। मद से तृतीया, वहां पर वो अलग नहीं हो रही है, इसलिए पंचमी नहीं करना, क्योंकि मद वहां पर हाँ अपादान नहीं है। वो मद मद से मद मतलब के द्वारा। मद कारण से जो है वो अलसा है। तो ये मदीन अलसा, मद आलसा ये बनेगा। देखो मदात अलसा नहीं बन सकता। और दूसरी बात ये भी ध्यान दें, जब आप समास करते हैं तो पंचमी अंत के जो समास हैं वो भयवाचक के साथ में है। अभी आप उसे सब समझेंगे। तो वैसा नहीं है, जैसे मद भयभीता नहीं है ये, मद से भयभीत ऐसा, तो इसलिए पंचमी नहीं कर सकते। और ऐसा भी नहीं है मदम चल साच, यहाँ पर ऐसा भी अर्थ नहीं कहा जा रहा है कि मद और आलस्य, इस वाले विग्रह का क्या अर्थ होगा, मद और आलस्य, ऐसा भी नहीं है। और मद के लिए अलसा, यह भी यहाँ पर इष्ट नहीं है। तो यहाँ पर मदेन अलसा अर्थात मद के कारण वो आलस्य युक्त है। इस प्रकार से पहले मैं जो कहा आपसे अर्थ को विचार करना है, तो आप वहां पर समास जी करने लग जाएंगे। एक ये रीति। आइए दूसरी जगह चलते हैं। हमने कुछ 4-5 लिए हैं जिससे अच्छा अभ्यास होगा। विरिंची पत्नी,
देखो विरंची को पहले समझना है, विरंची माने होते हैं ब्रह्मा जी, ठीक है। तो विरंची पत्नी, इसका अर्थ पहले हिंदी में बताइए क्या होगा। ब्रह्मा की पत्नी। हाँ हाँ बिल्कुल सही, ब्रह्मा की पत्नी। तो विरंची शब्द का षष्ठी ढूंढिए, मतलब तो विग्रह ऐसे होगा, विरंचे हे पत्नी, जी। ठीक है। अच्छा, ये क्यों नहीं हो सकता, विरंचिनी ही पत्नी, विरंची और पत्नी, ये दो एक चीज नहीं है, अतः ये पहला वाला नहीं होगा। अर्थ हर्षविक्रांत है अर्थ ना, हर्षविक्रांत हाँ है। बिल्कुल, उसके साथ अर्थ संगत नहीं होगा। जी। विरंची च पत्नी च, वैसे विरंचिन शब्द नकारांत है, पुल्लिंग में तो दीर्घ इकारांत हो जाएगा उसे। विरंची च पत्नी च, ब्रह्मा जी और पत्नी, ऐसा भी अर्थ यहाँ संगत नहीं होता है। विरंच नाम पत्नी, ब्रह्मा जियों की, तो इस प्रकार से अर्थ संगत नहीं होते। ब्रह्मा जी की पत्नी, विरंचे है पत्नी, ये बन जाता है इस तरीके से, ठीक है। जी। अच्छा, और देखिए, वस्त्रावृता, वस्त्रावृता में क्या है, ऐसे करिए आप, वस्त्र देखो अर्थ क्या वस्त्रनावृता। होता है, वस्त्र से आवृत, वस्त्र। या जी। कुंदिन सारा हरदबला उसमें है ना, जी। वस्त्रावृता। तो वस्त्रावृता मतलब वस्त्र से आवृत, मतलब ऐसा आप एक अर्थ पहले शुरू में कर ले अपनी भाषा में। हमारे इस वीडियो को कई सारे भाषा भाषी लोग देख रहे हो, तो अपनी भाषा में उसका एक अर्थ कर लें, संस्कृत के अनुसार उस पर विभक्ति योजन कर लें, तो आप प्रायः समासों को हल कर लोगे। कुछ ही परसेंट बचेंगे जहां थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, जो नित्य समास है उधर, ठीक है। नहीं, प्रायः इस वाले फॉर्मूला से आपका समास सही होगा, ठीक है। 98% सही होगा, कुछ क्योंकि नियम और भी हैं, पर ये पक्का हो जाएगा। तो वस्त्रेण आवृता आप कर लेंगे इसे आराम से, और संभव नहीं हो सकते आप वो जानते हैं। ऐसे ही यहाँ पर देखिए, शोकाकुलः और शोकापन्नः इत्यत्र समासः इसने पूछा है। अब यहाँ पर तो समस्त पद ही पूछ दिया है, यहाँ पर क्या हो सकता है, तो आपको नियम आने चाहिए। आकुलः और आपन्न शब्द, देखो इसका अर्थ होगा शोक से आकुल, ठीक है, और शोक से आपन्न, है ना। तो यहां पर आप तृतीया तत्पुरुष भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने तृतीया के भी इस प्रकार के उदाहरण पढ़े हैं, कर्तरी करने कर्ता बहुलम में, ठीक है, तो वो भी कर सकते हैं। और आपन्ना के साथ में इधर द्वितीया भी कर सकते हैं आप। तो शोके नाकुला तो शोकाकुला, शोकम आपन्ना इति शोकापन्न, इस तरीके से शोकाकुला में तृतीया तत्पुरुष और शोकापन्ना में द्वितीया जो है, क्योंकि आपन्न शब्द के साथ में प्राप्तापन्ने द्वितीया से एक सूत्र पढ़ा गया है, आप यहाँ द्वितीया करेंगे, जी। तो ये हो जाएगा, है इस नियम के अनुसार। ऐसे ही देखिए, पशुपति और भस्मचय, ये पूछा है इसने। तो पशुपति का मतलब हो गया पशुओं के पति, मतलब पशु नाम पति, ये हो जाएगा क्षमापति। षष्ठी तत्पुरुष। जी। और भस्मचय का मतलब पहले अर्थ अर्थ करिएगा, कि भस्म का चय, चय माने ढेर, तो ऐसे कर लीजिएगा भस्मनाम चय, भस्मों का ढेर, तो ये भी षष्ठी तत्पुरुष है। तो ये इन दोनों जगह षष्ठी तत्पुरुष स ये वाला लग जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, पहले आप अर्थ को देखें, अर्थ को देख करके तब वहां समास करें। ये मैंने यहाँ 5 प्रश्न दिए हैं, और अधिक आपको यदि अभ्यास करने हो तो हमें बताइए, ग्रुप में आपको इन सबको स्कैन करके भेज देंगे। इस प्रकार से एक अच्छा अभ्यास समास का एक आपको बढ़िया बनेगा। चलिए आगे और देखते हैं। आज हमने सोचा है कि समास के विषय में आपको प्रायः करके बता के ही रहेंगे, इस तरीके की चीज है। और एक आप फंसते हो कहां पर, जब दीर्घ पद जहां पर आ जाती हैं, तो वहां पर आप समास कैसे करें। तो हमने ये हेडिंग इसीलिए रखा है कि दीर्घेषु पदेषु समास करण रीति, वो कैसे होती है।
वो समास विधान कैसी है। तो देखिए, प्रायः समासः प्रायः द्वयोः पदयोः भवति, दो पदों में प्रायः समास होता है। ठीक है, द्वंद्व समास और द्वंद्व समास ऐसा हो सकता है जो अनेकों पद में हो, और बहुब्रीहि समास में ऐसा संभव है कि वो भी अनेक पदार्थ करके अनेक में हो सकता है। ठीक है, इसलिए त्रिपद बहुब्रीहि भी देखा जाता है। तत्पुरुष में ऐसा नहीं है, ना के बराबर एक आदि उदाहरण है, उसे छोड़ दीजिए। अनेक पदों में जो समास होगा वो आपके द्वंद्व में और बहुब्रीहि में ही होगा, इसलिए लिखा समासः प्रायो द्वयो पदयो भवति। और द्वंद्व में भी दो दो पदों का द्वंद्व होता है, ऐसी बात नहीं है, वहां पे भी दो दो पदों का रखना, तो उधर भी ऐसा चलता है, पर वह अनेकों का कर सकते हैं, ये भी है। तो देखिए, दीर्घेषु पदेषु द्वयोः पदयोः समासं कृत्वा तदैव तस्य समस्तस्य पदस्य अग्रिम पदेन सह समासो भवति। ये दीर्घ पदों में समासकरण की रीति बताई। यथा, जैसे उदाहरण के द्वारा इसे समझें, जैसे राज पुरुष गृह द्वार मध्य, इतने सारे पद हैं। तो यहाँ पर कहा इत्यत्र पंच पदानि सन्ति, इन लीजिएगा जी, राज पुरुष गृह द्वार और मध्य, इतने सारे। अब यहाँ पर राज पुरुष गृह द्वार मध्य में राज पुरुष गृह द्वार मध्य में अत्र विग्रह प्रकार, देखो कैसे दो दो पदों का ये करना है समास, उसे समझिए। जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे, सबसे पहले एक पद ये है, एक पद ये है, तो सबसे पहले इन दोनों में ही कर लीजिए समास, है पहले में और दूसरे में समास कर लीजिए। तो राज्ञः पुरुषः इति राजपुरुषः। अब राजपुरुषः जब एक बन गया है, वन पद ये बन गया, अब इसका फिर अगले पद के साथ में समास। ठीक है, ध्यान दीजिए, अब राजपुरुष ऐसे करके एक ये एक पद बन गया, अब इसका समास इस तीसरे के साथ करिए। तो कैसे करेंगे, राजपुरुषस्य गृहम इति राजपुरुष गृहम। ठीक है, ये बना लीजिए। चलो, जब ये बन गया राजपुरुष गृहम, तब आगे चलते हैं। अब फिर आगे करना है, राजपुरुष गृहम यहां तक बन गया, अब करना है इस चौथे के साथ में समास। तो ऐसे कैसे करेंगे कि राजपुरुष गृहस्य द्वारम, द्वारम के साथ कर दीजिए। तो राजपुरुष गृहस्य द्वारम, तो ये क्या बन गया, राजपुरुष गृह द्वारम, यहां तक बना लीजिए। इतना बन गया द्वारम तक। इसके बाद मध्य का भी समास इसके साथ में कर दीजिएगा कि राज पुरुष, यहां से राज पुरुष गृह द्वारस्य मध्यम इति राजपुरुष गृह द्वार मध्यम, ये बन जाएगा। अब यहां पर सप्तमी लगी है, तो सप्तमी को अलग करने के लिए कैसे करते हैं, उसको ऐसे करिएगा, तस्मिन, इस तरीके से लगा करके, तस्मिन राजपुरुष गृह द्वार मध्य, इस तरीके से लाए, ऊपर ही मत कर देना कि राजपुरुष गृह द्वार से मध्य इति राजपुरुष गृह द्वार मध्य, ऐसे नहीं, पहले प्रथमांत ही बनाए उसे, राजपुरुष गृह द्वार से मध्यम इति राजपुरुष गृह द्वार मध्यम, और तस्मिन राजपुरुष गृह द्वार मध्य, ऐसे करके आपको समास अनेक में करना चाहिए। ये अनेक की रीति है, आपको प्रायः टीका ग्रंथों में यहाँ पर ऐसे भी मिल सकता है, जैसे राज्ञा पुरुषा राजपुरुषा। ठीक है, फिर लिख दिया जाए तस्य गृहम राजपुरुष गृहम, फिर कर दिया जाएगा कि तस्य द्वारम राजपुरुष गृह द्वारम, और तस्य मध्यम राजपुरुष गृह द्वार मध्यम, और तस्मिन राजपुरुष गृह द्वार मध्यम, मतलब वो षष्ठ्यंत तस्य भी कहा जा सकता है। तो तत्पद से वहां पर पूर्व में जो है परामृष्ट, उसी को आप रख सकते हैं, लेकिन हमने स्पष्ट प्रतिपत्ति के लिए इस तरीके का लिख दिया है। तो यहाँ सर्वत्र समास के भीतर समास, समास के भीतर समास, षष्ठी तत्पुरुष समास था सब जगह।
इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। अच्छा, कभी ऐसा हो तो कि कई सारे पद हों और वहां पर अन्य भी बीच में समास हो, तब क्या करें? उसके लिए हमने यहाँ पर हेडिंग दी हुई है इसके लिए कि समासस्य मध्ये समासे कृते तस्य समासस्य का संज्ञा। यदि समास के भीतर समास हैं, तो ऐसे समास की क्या संज्ञा होगी? तो बताया जा रहा है कि उस समास की संज्ञा क्या है, वो समास होता कैसा है। ये भी आपको प्रायः टीका ग्रंथों में मिलेगा। विग्रह कर दर्शाते वक्त टीकाकार प्रायः लिखते हैं ऐसे, तो इसे समझिए। कहा यहाँ पर कि समासस्य मध्ये समासः पतति चेत, तो गर्भ इति पदम तत्र विग्रह वाक्ये प्रदीयते। यथा, जैसे सर्वगुण संपन्न, ये एक समस्त पद है। इत्यत्र सर्वगुण मध्य, यहाँ पर सबसे पहले शुरुआती दो पदों में, या तीन पद आपको दिखाई दे रहे होंगे, सर्व, गुण और संपन्न। ठीक है, ऐसे देख लिया करें आप, ये रीति है। तो सर्वगुण में सबसे पहले समास बतावें कि सर्वे च ते गुणाः इति सर्वगुणाः। ये दोनों जोड़ लिए, कनेक्ट कर दिए। अब जो ये दो कनेक्ट हो गए, तब अगले तीसरे के साथ करिए। तो ये सर्वे च ते गुणाः, ये आपने कर्मधारय कर लिया, सर्वगुणाः। ठीक है, ततः उसके पश्चात क्या करें? सर्वगुणैः संपन्नः इति सर्वगुण संपन्नः, इस तरीके का समास आप करें। ये हो जाएगा आपका तृतीया तत्पुरुष समास। ठीक है, तो पहले आपने कर लिया कर्मधारय, अब आपने कर्मधारय जिनमें किया था उन पदों के साथ अगले पद के साथ में आपने तृतीया तत्पुरुष कर लिया। अब इसको क्या कहेंगे? तो कहा कि इत्थम आहत्य अत्र कर्मधारय गर्भ तृतीया तत्पुरुष इति वक्तुम युक्तम। तो तब यहां पर हम इस समास का नाम देंगे क्या? कर्मधारय गर्भ तृतीया तत्पुरुष। ध्यान दीजिएगा प्रकाश जी, ये बातें कि कर्मधारय है गर्भ में जिसके, ऐसा तृतीया तत्पुरुष। ये प्रायः बातें मूल में नहीं है, लेकिन समास के लिए बहुत आवश्यक बातें हैं। ठीक है, अतः ये जानना आवश्यक है। तो ये इस तरीके से। अब ऐसे ही एक को उदाहरण के रूप में और प्रस्तुत कर दिया है, वागर्थ प्रतिपत्तये, इधर समास किया जाता है। तो ये कैसे होता है वागर्थ प्रतिपत्तये? तो सबसे पहले यहाँ द्वंद्व किया जाता है कि वाक्च और अर्थश्च इति वागर्थ। ये वागर्थ आपने पहले क्या कर लिया? यहाँ द्वंद्व। ठीक है, द्वंद्व करने के अनंतर वागर्थयोः प्रतिपत्ति, यानी कि वाणी और अर्थ की प्रतिपत्ति। तो वागर्थयोः प्रतिपत्ति इति वागर्थ प्रतिपत्ति, और तस्यई, अब वहां पर प्रतिपत्तये है तो चतुर्थी लगा करके बाद में तस्यई करके कर दीजिए, तस्यई वागर्थ प्रतिपत्तये, यानी वाणी और अर्थ की प्रतिपत्ति इत्युक्ते ज्ञान के लिए। भवानी शंकर को वो प्रणाम कर रहे हैं, कालिदास मंगलाचरण का है, रघुवंश की। तो इसको क्या कहेंगे? यहाँ द्वंद्व है और इधर आपका वागर्थयोः प्रतिपत्ति, इधर जो है षष्ठी तत्पुरुष है, द्विवचन से किया है। ठीक है, तो बताइए इस पूरे समास को हम क्या कहेंगे अब? कि द्वंद्व गर्भ षष्ठी तत्पुरुष। ध्यान दीजिए, कहने की रीति है, द्वंद्व गर्भ षष्ठी तत्पुरुष। इस तरीके से आप इस समास को नाम देंगे। ठीक है, अच्छा, एक तरीके ये थे, और भी समास पहचानने के कुछ छोटे मोटे भी तरीके हैं। जैसे जहां विग्रह वाक्य में आप च देखें, ये विग्रह वाक्य से समास पहचानने का तरीका है कि चकार बहुलो द्वंद्व। यहाँ च ऐसा आ जाए, समझ लो कि वो द्वंद्व है। द्वंद्व समास के प्रकार हमने आपको द्वंद्व समास प्रकरण में बता दिए, उधर देख लें। ये तो शॉर्टकट वीडियो है समास समझने के लिए। सचासौ कर्मधारय और सच असौ, इस प्रकार के, है ना, कर्मधारय समास के विग्रह की कई सारी रीति हैं, उसमें से एक रीति ये बताई गई कि सच आसु वगैरह हो, है, तो वहां पर आपको कर्मधारय समास समझना है।
और यस्य अथवा ये न हो, है जैसे पीतम अंबरम यस्य, अथवा जहां पर ये न पद से हो तो वहां पर आपको बहुब्रीहि समझना चाहिए, यस्य ये न बहुब्रीहि। और शेषस तत्पुरुष स्मृता, और बचा कुछ आपको तत्पुरुष समझना चाहिए। तो एक ये तरीका बताया छोटा सा, इससे भी थोड़ा सा आप समास पकड़ सकते हैं। मित्रों, आज हमने आपके लिए श्रीमद् भगवत गीता से भी कुछ समासों का यहाँ पर उदाहरण प्रस्तुत किया है, इसको भी आप देखें। ये गीता व्याकरणम नाम की एक पुस्तक है, उससे हमने यह इमेज लिया है। जैसे वहां पर बताया, इससे आपका समास का अभ्यास होगा, यही है इसका, कि यथा भागम, जैसे यहाँ पर आया था यथा भागम अवस्थिताः, तो यथा भाग शब्द है, तो भागान अतिक्रम्य, इस अर्थ में यथा भागम बना लेना। तो यहाँ पर यथा शब्द के जो चार अर्थ हैं उसमें से पदार्थान्त वृत्ति में ये आप अव्ययीभाव समास कर लेना, ठीक है। ऐसे ही अध्यात्मम आया है वहां पर कि ये ब्रह्म तद विदु कृष्णम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। तो ये अध्यात्म कैसे बनाना है, तो यहाँ पर ये समासांत प्रत्यय की भी कहानी है। अध्यात्मम में ये कह रहे हैं, विग्रह ये कर लेना यहाँ पर आप, आत्मनि इति, विग्रह क्या करेंगे, आत्मनि। जैसे आपने हरऊ इत्यादि बनाए थे ना ध्यान में, पर ये अदंत है, तो आत्मनि, इसमें ये आपने विग्रह किया तो अधि और आत्मन हो जाएगा। और आत्मन के अन का नस्तद्धिते सूत्र दिया है, आपने पहले भी पढ़ा है। और ये नामत है तो टच कर देना अनश्च सूत्र के द्वारा, अनंत अनंत अव्ययी भाव है, क्योंकि आत्मन शब्द में ये अन अंत में है, तो ये बन जाएगा अन का लोप होकर के जो टच का उसमें जुड़ जाएगा, टच का आकार बचता है, अध्यात्म बन जाएगा। और फिर स्वादि कार्य करके, क्योंकि नपुंसक लिंग है तो नाभि भाव पंचम्य वगैरह ही लगा लेना, तो अध्यात्मम बन जाएगा। इसी तरीके से अधिदैवतम बना लेना, ठीक है ना, देवतायाम ऐसा विग्रह कर लेना अधिदैवतम बनाने के लिए। श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक है, अधिभूतम क्षरो भाव पुरुषश्चादिदैवतम। विग्रह क्या करना, लिख रहे हैं कि देवतायाम इति, तो ये आपका देवता शब्द है, अधि अधि और देवता रहेगा। देवता शब्द को आप क्या कर लेना, क्योंकि नपुंसक लिंग है, हो जाता है अव्ययीभाव समास, तो अधिदैवत बना लेना और फिर उसको स्वादि कार्य करके अधिदैवतम बना लेना, ठीक है। तो इन्होंने कई सारे ऐसे तरीके और भी बताए हैं। जैसे देखिए इधर भी कुछ लिख रहे होंगे, अतीत शब्द द्वंद्वातीतो विमत्सरा, श्रीमद् भगवत गीता में आता है कि दृच्छालाव संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरा। देखो द्वंद्व और अतीत ये शब्द आए, तो ये तो आपको यहाँ तो फिक्स करना पड़ेगा यहाँ पर है। अच्छा, गुणानतीत ये भी आया है, तो गुणातीत बन गया जैसे। तो अतीत के साथ में क्या है, ये एक सूत्र आपने पढ़ा है, द्वितीयाश्रितातीत पतित गतात्स्थापन्ने, ठीक है। तो यहाँ तो ये शब्द डायरेक्ट पढ़ा गया, इससे आप समझ जाएंगे कि नहीं द्वितीय तत्पुरुष है, इसलिए सूत्र की भी साथ में सहायता की बहुत आवश्यकता है। तो द्वंद्वम अतीत है, द्वंद्वातीत, ऐसे समझ जाएंगे, ठीक है। अर्थात इसे ऐसे ही कहेंगे, द्वंद्व से जो अतीत है वो द्वंद्वातीत, ठीक है। गुणों से जो अतीत है वो गुणातीत। अच्छा, ऐसी फिर एक आया है, आत्म संयम योगाग्नौ जुहति ज्ञान दीपिते। तो यहाँ पर कहते हैं ज्ञानेन दीपिते, ये तृतीया है, अर्थात ज्ञान के द्वारा दीप्त। तो क्या हुआ यहाँ पर, एक आपने सूत्र पढ़ा था, कर्तृकरणे कृता बहुलम, कर्ता और कर्ण में तृतीयांत के साथ है बहुलता से समास हो जाता है उस कृतंत का।
तो दीपिता ये कृदंत पद है ना, दीप धातु से कृता प्रत्यय करके दीपिता, और फिर सप्तमी में दीपिते। तो क्या कर लिया, ज्ञानेन, ज्ञानेन दीपिता ऐसा पहले कर लेना, इन्होंने शायद डायरेक्ट विग्रह कर दिया है, पर आप पहले उसे ऐसे समझिए, ज्ञानेन दीपिता इति ज्ञान दीपिता, और तस्मिन ज्ञान दीपिते, इस तरीके से विग्रह आप करिएगा। ऐसे ही बुद्धि युक्तो जहाती है उहे सुकृत दुष्कृते, तो बुद्धि युक्ता, तो यहां पर आप चतुर्थी समास करेंगे, ठीक है। बुद्धिया नहीं, यहाँ पर भी तृतीया हो जाएगा, बुद्धिया युक्ता थी बुद्धि युक्ता, ठीक है। यहाँ आगे चतुर्थी करेंगे कि धर्म संस्थापनार्थाय, तो यहाँ पर अर्थ शब्द है, तो संस्थापनाय अयम इति संस्थापनार्थ है, और तस्मै धर्म संस्थापनार्थाय ऐसे करेंगे आगे। ऐसे पंचमी के साथ में योग भ्रष्ट आया, योग भ्रष्ट, तो यहाँ पर भी योग से भ्रष्ट यानी कि गिरा हुआ, ऐसा यहाँ पर ये अधिकरण है, वो अपादान है ये। और पंचमी भयेन के साथ भी जहाँ समास होता है पंचमी का, उधर भी होता है। तो योगात भ्रष्ट इति योग भ्रष्ट, अर्थात योग से भ्रष्ट यानी कि गिर गया, अलग हो गया, उससे पतन हो गया। तो इस तरीके से आप अर्थ करके तब समास करिएगा, और तद विधायक सूत्र अवश्य समझ लीजिएगा कि हाँ इस यहाँ पर किससे ये समास हो जाएगा। और एक बात और जानिएगा, जहां पर योग विभाग द्वारा समास कहे गए हैं, पहले आपको हमने मूल में लघु सिद्धांत में बताया जा चुका है कि द्वितीया तृतीया चतुर्थी इत्यादि के योग विभाग से जो समास हैं वो तो शिष्टों के लिए हैं, वह रीति आपके लिए नहीं है। तो योग विभाग के द्वारा समास नहीं करना, सुप्सुपा द्वारा जहां समास करना है वो आपको नहीं वैसे समास करने हैं, ठीक है। अब आइए मैं आपको थोड़ा सा कुछ शास्त्रों को भी दिखा देता हूं कि शास्त्रकार किस किस तरीके से समास कर रहे हैं। तो मैंने इसके लिए लिया हुआ है, सबसे पहले तो विज्ञान शाकुंतलम का एक पद्य है, इसको आप देख लीजिए, बहुत ही प्रसिद्ध पद्य है। ग्रीवा भंगाभिरामम मुहुरनुपतति सिंधने बद्ध दृष्टि। आइए उस जगह पर देख लेते हैं पद, देखो कैसे करना चाहिए। देखो ग्रीवा भंगाभिरामम, यहाँ पर कुछ मिला हुआ है मामला, ग्रीवा और भंग अभिरामम, ये पद मिले हुए हैं, तो पहले इनके अर्थ आपको आने चाहिए। तो ग्रीवा की गर्दन, गर्दन के भंगा अर्थात मुड़कर देखने से, अभिरामम इत्युक्ते मनोहरम, ये इसका अर्थ हुआ, ठीक है। तो समास कैसे करना है ग्रीवा भंगा विरामम में, देखो टीकाकार उसी तरीके से करते हैं। वो लिख रहे हैं कि ग्रीवायाह अर्थात कंधरा, कंधरायाह, ग्रीवा माने गर्दन, कंधरा उसके भंगेन, भंगेन अर्थात वलितेन, तो ग्रीवायाह भंगेन है अभिरामम। पहले तो चाहे ऐसा कर लीजिएगा, ये डायरेक्ट समास कर देते हैं टीकाकार प्रायः, पर हमने कहा कि पहले आप प्रथमांत को ही रखिए, जैसे ग्रीवायाः भंगः इति ग्रीवा भंगः, और ग्रीवायाः भंगेन अर्थात ग्रीवायाः बलितेन, मुड़ करके देखने से, अभिरामम है, ग्रीवायाः भंगेन अभिरामम, अभिरामम अर्थात मनोहरम कमनीयम, ये कह रहे, तो तब बोलेंगे ग्रीवा भंगाभिरामम, इस तरीके से समास किया जाता है। और देखिएगा यहाँ पर इन्होंने किया है सरपतन भयात, पश्चार्धेन प्रविष्टा सरपतन भयात, तो यहाँ पर भी समास है। और श्रम विवृत मुख भ्रंश भी यहाँ पर समास है। तो इनको कैसे करना है, इनको देखिए,
सर के पतन से, पतन के भय से। ठीक है, तो यही इन्होंने किया है। उसी तरीके से देखो विभक्ति योजित की है। सरस्य, पहले सरस्य पतनम ऐसे बनाइएगा। ठीक है, टीकाकार प्राय डायरेक्ट कर दे रहे हैं। सरस्य पतनम इति सरपतनम, तस्य सरपतनस्य तस्य सरपतनस्य भयात्, ऐसा कर देते हैं। तो सरपतन भयात्, तस्य सरपतनस्य, तो सर और पतन का पहले कर दीजिएगा। सरस्य पतनम सरपतनम, और सरपतनस्य भयात् अर्थात भय, भय के कारण, तो सरपतन भयात्। ठीक है, ये किया है। और श्रम विवृत मुख, श्रम विवृत मुख का मतलब है श्रम के कारण विवृत है, हो गया है मुख। श्रम विवृत मुख, और भ्रंश भी, तीर्ण वर्तमान, ये उसमें दिया भ्रंश भी, यहां तक एक पद है। तो इसको ऐसे करना है कि श्रमेण विवृतः इति श्रम विवृतः। टीकाकारी डायरेक्ट कर दे रहे हैं देखो हर जगह, और आपको ऐसे ही समझना है। श्रमेण विवृतः इति श्रम विवृतः, और श्रम और श्रम विवृतात् मुखात्, तस्मात् श्रम विवृतात् मुखात्, वो पहले मुख कर दो, तस्मात् श्रम विवृत मुख, और श्रम फिर उसमें तस्मात् जोड़ करके श्रम विवृत मुखात् भ्रंश भी अर्थात पतद भी, इति श्रम विवृत मुख भ्रंश भी। ये किसका विशेषण है? दर्भई, इसका। तो इस तरीके से आपको समास करने होंगे, और वहां पर समासों की ऊहा जहां पर टीकाकारों ने इस तरीके से दे रखे हैं, वहां पर थोड़ा सा अभ्यास कर लीजिए। इनका देखो क्या क्या अर्थ बन रहा है, उस तरीके से समास हो जाएगा। एक ही गद्य काव्य का उदाहरण था, वो पद्य काव्य का। गद्य काव्य के भी उदाहरण जरूर देखने चाहिए, क्योंकि समास का आधिक्य तो आपको उधर ही देखने को मिलेगा। हमने ये लिया हुआ है शिवराज विजयम से, आपने पढ़ा ही होगा ये काफी ये ग्रंथ। यहाँ पर काफी जगह लंबे लंबे पदावली आती हैं। सबसे ज्यादा तो आप देखें बाणभट्ट की कादम्बरी में इधर काफी है। जैसे कदली दल कुंजायतस्य एतत् कुटीरस्य समन्तात् पुष्प वाटिका पूर्वतः परम पवित्र पानीयम पर सहस्र पुंडरीक पटल परिलसितम। तो देखिए यहाँ पर देखिए समासों का इन्होंने, परम पवित्र पानीयम, यहाँ तक एक है। पर सहस्र पुंडरीक पटल परिलसितम, ये एक पद है। पतत त्रिकुल कूजित पूजितम, यहाँ तक एक पद है। ठीक है, और फिर ये है निर्झर झर झर ध्वनि ध्वनित दिगंतर है। और ये पर्वत खंड है, उस पर्वत खंड के हैं। और कैसा है वो पर्वत खंड, देखो कितना लंबा समास यहाँ किया है कि फल पटलास्वादित चपलित चंचु पतंग पतंग कुलाक्रमणाधिक विनित साख साखी समूह व्याप्त। यहाँ तक कर ऐसा सुंदर पर्वत खंड आसीत, ऐसा वो सुंदर पर्वत खंड था। तो देखो ये समासों के तरीके। ठीक है, तो देखो इन्होंने सबसे पहले यहाँ पर समास किया है पर सहस्रई, ये जैसे परम पवित्र पानीयम, तो उसमें ऐसा किया है परम पवित्र पानीयम में तो कि परमम पवित्रम पानीयम यस्य, परम पवित्र है जल जिसका, वो परम पवित्र पानीयम हो जाएगा। ठीक है, और पर सहस्रई अर्थात सहस्राधिकई ही पुंडरीकाणाम श्वेत कमलानाम पटलेन समूहेन परितः लसितम अर्थात शोभितम, ये बन जाएगा पर सहस्र।
तो परः सहस्रैः यानी सहस्त्राधिकैः पुंडरीक पटल, पुंडरीक कहते हैं श्वेत कमलों को, तो श्वेत कमला नाम पटलेन अर्थात समूहेन है परिलसितम अर्थात परितः लसितम। तो ये इस तरीके की ये शब्दावली आपको समासों इधर गद्य में खूब से मिलती है। और इसका तो देखो कितना लंबा समास किया है जो आपको दिखाना चाहते थे। पटला वो फल पटला स्वादित चपलित चंचु पतंग कुलाक्रमणाधिक विनत साख साखी समूह, समूह व्याप्ता। तो देखो इन्होंने साथ साथ में करते भी चले हैं। सबसे पहले फल और पटल ये दो शब्दों के बीच में किया है, फल और पटल क्या किया है कि फलानाम पटलम इति फल पटलम, और फलानाम पटलम फल पटलम, और ये गणः, ठीक है ये अच्छा ये वहीं से इन्होंने कहीं से ले लिया है ये अध्याहृत करके फल पटल गणः। और तस्य आस्वादः उस फल पटल का आस्वाद, फल पटलास्वाद गण को तो अध्याय करके लिया है। तस्य आस्वादः देखो तस्य लगा दिए ना, अर्थात वहां षष्ठी समास कर दिए, तो फल पटलास्वादः बन जाएगा। और फल पटलास्वाद तस्य आस्वाद, आस्वाद का मतलब भक्षणम। अच्छा तो फल पटलास्वाद यहाँ तक समास कर दिया। फिर है फल पटलास्वादेन, तेन कर रहे हैं ना, फल पटलास्वादेन चपलितः, वो चपलिता, चपलिता अर्थात फल पटल के आस्वादित से चपलित हैं, चंचवः चंचू हैं जैसे कि, तो चपलित चंचवः फल पटलास्वादेन चपलिताः चंचवः ये शाम, चपलित हैं चंचु जिनकी, ये शाम है ते ते पतंगाः, ते पतंगाः होंगे फल पटलास्वादित चपलित चंचु पतंगा। और तो ये तो हो जाएगा। फिर आगे और भी समास है, तेषाम अर्थात फल चपलास्वादित चपल चंचु पतंगानाम है, तो तेषाम कुलस्य समूहेन अर्थात इन्होंने दिया कुलस्य समूह, कुलस्य अर्थात कुल समूहस्य आक्रमणेन, आगे पद दिए हैं कुल क्रमणाधिक, तो समूह के आक्रमेण अधिकम विनताः, आक्रमाधिक विनताः इत्युक्ते आक्रमेण अधिकम विनताः, विनता शब्द का अर्थ है नम्रीभूता, नम्रीभूत शाखा है, शाखा ये शाम शाखा हो गई है, जैसे कि बहुब्री कर दिया इधर। तो देखो कहीं पर तत्पुरुष कर रहे हैं, कहीं पर बहुब्री कर रहे हैं, कई समासों का लक्षित है। और विनत शाखा उनके द्वारा विनत हैं, अर्थात विनतः अर्थात झुक गई हैं, शाख साखी समूह व्याप्ता। तो शाखा ऐसा शाखिन ऐसा साखी बोलेंगे वृक्षों को, उनके समूह से व्याप्त अर्थात वहां पर खूब सारे हैं वृक्ष, ऐसा पर्वत खंड, पर्वत खंड आसीत, ऐसा पर्वत खंड था। तो मित्रों आप देख रहे हैं कि इस तरीके से आप समास कई जगह देखेंगे, ऐसे लंबा ईमान समास, तो वहां पर हमेशा अर्थ को देखें, अर्थ को देख करके ही तब आप कर पाएंगे वहां पर समास। इसमें अर्थ की ही प्रधानता है, फिर सूत्र का चिंतन करना है तो ये समास हो जाएगा। ये अभ्यास के द्वारा साध्य है। जब आप टीकाओं को पढ़ेंगे, ऐसे अर्थ का तालमेल लगाएंगे तो आपको ये बन पाएगा अच्छे से। है मैं फिर कह रहा हूँ ये अभ्यास गम्य है, तरीका पर यही है जो आपको बताया। तो मित्रों आज का पाठ यहीं तक करते हैं समाप्त। इसके बाद अब हम इसका अब जितना पढ़ाया एक इसका टेस्ट आयोजित करेंगे समास तक का, फिर हम
तत्पुरुष वो उसको तद्धित प्रकरण को फिर प्रारंभ करेंगे। चलिए समापन करते हैं भुवनेश जी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। हर हर महादेव।